भयान कलहसुन एपिसोड 10 सीक्रेट्स का पर्दा, सभी एलियन अपहरण की मां। प्रस्तावना, अंधकार में यात्रा के दिल में व्हाइट माउंटेन्स, जहां घने जंगल प्राचीन रहस्य की भावना के साथ घुमावदार सड़कों को गले लगाते हैं। डेविड और लॉरा मिलर ठंडी शाम की हवा में गाड़ी चला रहे थे। कनाडा की छुट्टी उनके व्यस्त जीवन से एक स्वागत योग्य राहत थी। डेविड के दिन मेल छांटने में और लॉरा की शामें परेशान युवाओं को परामर्श देने में बीतती थी। अब जब वे शांत जंगल से होते हुए घर वापस लौट रहे थे, तब भी उनके दिमाग में शांत झीलों और तारों भरी रातों की यादें भरी हुई थी। जैसे ही हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी, डेविड के विचार आसमान में एक अजीब सी चमक की ओर चले गए जो पिछले 1 घंटे से उनके पीछे चल रही थी। शुरू में उन्होंने इसे प्रकाश की चाल या शायद दूर से आए विमान के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन वे इस भावना से मुक्त नहीं हो पाए कि इसमें कुछ अजीब था। उनके बगल में बैठी लॉरा ने भी इसे नोटिस किया था। जैसे ही वे एक और मोड़ पर पहुंचे, उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि चमक उनके साथ चल रही है। मुझे लगता है कि यह करीब आ रहा है, लॉरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में उत्साह और बेचैनी का मिश्रण था। डेविड ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ को ठीक किया। हाँ, ऐसा लगता है कि यह हमारी गति के साथ चल रहा है। शायद यह पास के बेस से आया कोई हेलीकॉप्टर है, लेकिन उनमें से कोई भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि रोशनी किस तरह से मंडरा रही थी, लगभग चंचल तरीके से, उनकी समझ की पहुंच से परे। आगे की सड़क डामर की एक लंबी सुनसान पट्टी में फैली हुई थी, जिसके किनारे ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ थे जो भूले हुए समय के रहस्यों को फुसफुसाते थे। मिनट बीत गए, हर एक पल रोशनी की निरंतर उपस्थिति से चिन्हित था। डेविड को अपने पेट में तनाव की गांठ महसूस होने लगी। एक आदिम वृत्ति उसे उनके नियंत्रण से परे किसी चीज की चेतावनी दे रही थी। लॉरा, जो हमेशा अधिक साहसी स्वभाव की थी, थोड़ा आगे झुकी। उसकी नजर चमकती हुई पहेली पर टिकी हुई थी। डेविड, देखो, यह कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज उत्साह और आशंका के मिश्रण से कांप रही थी। उसने उसकी निगाहों का अनुसरण किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसने देखा कि रोशनी अचानक उनकी ओर उतर रही थी, सड़क को एक अलौकिक चमक में नहला रही थी। उनके आसपास की हवा एक अदृश्य ऊर्जा से चटकने लगी थी और डेविड के हाथ पहिए पर कस गए क्योंकि उसने कार को रोक दिया। वे स्तब्ध मौन में बैठे थे, आंखें पेड़ों की चोटियों के ठीक ऊपर मंडराते विशाल शांत यान पर टिकी थी। क्या वह क्या है? डेविड ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी सी ही धीमी थी। लॉरा ने सहजता से हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां अंधेरे में उसकी उंगलियों को ढूंढ रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें शांत रहने की जरूरत है। यह यान ऐसा कुछ नहीं था जो उन्होंने पहले कभी देखा था, चिकना और धातु जैसा, अजीबोगरीब उभारों और धीमी गति से चमकती रोशनी के साथ। जब वे देख रहे थे तो समय मानो रुक गया था। उनके सामने मौजूद अवास्तविक दृश्य से वे मंत्रमुग्ध तो थे, लेकिन भयभीत भी थे। अचानक डेविड को चक्कर आने लगा और उसे लगा कि उसके आसपास की चीजें धुंधली हो गई हैं। लॉरा ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि उन दोनों को ही बहुत ज्यादा उलझन महसूस हुई। अंधेरे में डूबने से पहले डेविड को जो आखिरी चीज याद थी, वह थी जंगल की भयानक खामोशी और भारहीन अज्ञात में उठाए जाने का एहसास। घंटों बीत गए, या शायद कुछ ही पल, क्योंकि समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। जब डेविड को होश आया तो उसने खुद को कार के स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ पाया। उसके बगल में लॉरा भी थी, जो उतनी ही विचलित थी। भोर की रोशनी अभी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, जिससे सड़क पर लंबी परछाइयां बन रही थी। हम
हम यहाँ कैसे पहुँचे? लॉरा ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज भ्रम से कांप रही थी। डेविड ने पलकें झपकाईं, अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश की। उसकी घड़ी 2:04 बजे रुक गई थी। हाथ समय में जम गए थे। उसे घबराहट होने लगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे अब उस जगह से 35 मील दूर थे जहां उन्हें आखिरी बार याद था। हमने समय खो दिया, वह बुदबुदाया। उसका दिमाग यह समझने में लगा हुआ था कि आखिर हुआ क्या था। हमने कई घंटे खो दिए। लॉरा की आंखें भय और आकर्षण से चौड़ी हो गईं। डेविड, क्या तुम्हें लगता है कि वे हमें ले गए? डेविड को शब्द खोजने में कठिनाई हो रही थी। उसके विचार भय और अविश्वास से भरे हुए थे। मुझे नहीं पता, लॉरा। लेकिन जो भी था, वह सामान्य नहीं था। वे चुपचाप बैठे रहे। अनुभव का बोझ उन पर घने कोहरे की तरह छा रहा था। घर की ओर उनकी यात्रा, जो कभी शांत पहाड़ों के बीच से होकर जाने पहचाने रास्ते हुआ करती थी, अब अनदेखे खतरों और अनुत्तरित सवालों से भरी हुई लग रही थी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह मुलाकात तो बस शुरुआत थी। उनके जीवन में एक ऐसी लहर जो सत्ता के गलियारों में गहरे दबे रहस्यों को उजागर करेगी तथा उन्हें ऐसे खोज और खतरे के रास्ते पर ले जाएगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें परिदृश्य को सुनहरे रंग में नहला रही थी, डेविड और लॉरा मिलर एक दूसरे को घूर रहे थे। उनके हाथ एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनके दिमाग में अज्ञात की भावनाएं घूम रही थी। उस भाग्यशाली रात को जिस यात्रा पर वे निकले थे, उसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले गया जहां सच्चाई और धोखे धुंधले थे और जहां रहस्यों का पर्दा सितारों की पहुंच से बहुत दूर तक फैला हुआ था। उनका साहसिक सफर अभी शुरू ही हुआ था। अध्याय 1, यात्रा शुरू होती है। डेविड मिलर अपनी कार को घुमावदार सड़कों पर घुमाते हुए चीड़ के पेड़ों के बीच से हवा की फुसफुसाहट सुन रहे थे। व्हाइट उसके बगल में, लॉरा मिलर अंधेरे में झांक रही थी। उसका चेहरा बीच बीच में आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट से रोशन हो रहा था। मिलर्स एक हफ्ते की छुट्टी से लौटे थे कनाडा। काम के 1 साल के बाद शांत परिदृश्य में सुकून की तलाश कर रहे थे। डेविड, एक मोटा आदमी जो डाक कर्मचारी के रूप में वर्षों से अर्जित एक सावधान व्यवहार वाला व्यक्ति था, ने दृढ़ संकल्प की भावना के साथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। उसका दिमाग, जो आमतौर पर मेल मार्गों और आगामी सेवानिवृत्ति के विचारों से भरा रहता था, अब उस शांत बेचैनी की ओर भटक गया जो उसके सीने में तब से बसी हुई थी जब से वे सीमा पार करके वापस आए थे यूनाइटेड स्टेट्स। लॉरा, दुबली पतली और विचारशील, दयालु स्वभाव की, जिसने उसे एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता बनाया, अपने पति की बेचैनी को महसूस कर रही थी। वह समय समय पर उसकी ओर देखती थी। चिंता से उसके माथे पर बल पड़ जाते थे, लेकिन वह जानती थी कि घर लौटते समय उसके विचारों को भंग नहीं करना चाहिए। जैसे ही वे एक विशेष रूप से खड़ी चढ़ाई पर चढ़े, डेविड की आंखों ने रियरव्यू मिरर में कुछ अजीबोगरीब चीज देखी। एक फीकी, स्पंदित रोशनी जो रात के आसमान में तारों के बीच नाचती हुई लग रही थी। उसने अपनी भौं सिकोड़ी। पहिए पर अपनी पकड़ को ठीक करते हुए वह थोड़ा आगे की ओर झुका। लॉरा, उसने संकोच पूर्वक कहा। उसकी आवाज ने उनके बीच के आरामदायक मौन को तोड़ा। क्या तुम यह देख रही हो? लॉरा ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने भी उस अजीब रोशनी को देखा। यह दूर से मंडरा रही थी। रात के काले कैनवास के खिलाफ एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी। एक पल के लिए दोनों में से कोई भी नहीं बोला। उस अकथनीय उपस्थिति से मोहित हो गया जो उनके हर मोड़ का पीछा करती दिख रही थी। क्या तुम्हें क्या लगता है यह क्या है? लॉरा ने अंततः फुसफुसाते हुए कहा।
इंजन की गड़गड़ाहट के कारण उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। डेविड हिचकिचाया। उसके दिमाग में संभावनाओं के बादल छा गए। मुझे नहीं पता, उसने चुपचाप स्वीकार किया। उसकी पकड़ अनजाने में पहिए पर कस गई। यह हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। शायद सिर्फ एक प्रतिबिंब हो, लेकिन जब वह बोल रहा था तो रोशनी करीब आती हुई लग रही थी। धीरे धीरे एक भयानक अनुग्रह के साथ उनकी ओर उतर रही थी, जिसने डेविड की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसका तर्कसंगत दिमाग भय की बढ़ती भावना से जूझ रहा था। एक आदिम वृत्ति उसे उसकी समझ की पहुंच से परे छिपे हुए अदृश्य खतरों के बारे में चेतावनी दे रही थी। डेविड ने अपनी सांस रोककर कार को सड़क के किनारे ले गया। उसका दिल धड़क रहा था। उसने इंजन बंद कर दिया और हेडलाइट्स बंद कर दी। रात ने उन्हें लगभग मूर्त अंधकार में लपेट लिया था, जो केवल रहस्यमय प्रकाश की नरम चमक से टूटा था, जो अब सीधे उनके ऊपर मंडरा रहा था। लॉरा ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ अंधेरे में डेविड के हाथ को ढूंढ रहा था, एक मौन आश्वासन दे रहा था जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह सकता था। वे तनावपूर्ण चुप्पी में बैठे थे, देख रहे थे कि कैसे प्रकाश लयबद्ध रूप से स्पंदित हो रहा था। उनकी कार के अंदरूनी हिस्से में अलौकिक छायाएं बना रहा था। वे जैसे तैसे स्तब्ध रह गए। कुछ ही मिनटों में उनकी इंद्रियां भय और जिज्ञासा के मिश्रण से बढ़ गईं, जिसने उन्हें जकड़ लिया। डेविड ने मुश्किल से निगला। उसका गला सूख गया, क्योंकि वह उनके सामने जो कुछ भी था उसके लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। अचानक सन्नाटा एक धीमी, थिरकती हुई गुनगुनाहट से टूट गया, जो उनकी हड्डियों में गहराई तक गूंजती हुई प्रतीत हुई। लॉरा ने हांफते हुए कहा। उसकी उंगलियां डेविड के चारों ओर कस गईं, क्योंकि एड्रेनालाइन का एक उछाल उसकी नसों में भर गया। प्रकाश कुछ समय के लिए तीव्र हो गया, उन्हें एक चमकदार चमक में नहला दिया, जिसने उनकी आंखों के सामने धब्बे नाचने छोड़ दिए। फिर जैसे ही वह दिखाई दिया था, वैसे ही प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ने लगा। रात के आकाश के विशाल विस्तार में पीछे हट गया, जब तक कि वह पूरी तरह से दृष्टि से गायब नहीं हो गया। एक बार फिर से उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। डेविड और लॉरा स्तब्ध होकर चुपचाप बैठे रहे और इस अकल्पनीय मुठभेड़ को समझने की कोशिश करते रहे। डेविड, लॉरा ने अंततः फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज उनके चारों ओर फैली शांति में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्या? वह क्या था? डेविड ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसका दिमाग जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उसकी वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता, उसने चुपचाप स्वीकार किया। उसकी आवाज में विस्मय और बेचैनी का मिश्रण था। लेकिन जो भी था, यह ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने पहले कभी देखा हो। वे उसके बाद के सन्नाटे में बैठे रहे। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था, क्योंकि मुठभेड़ का बोझ उन पर हावी हो रहा था। सड़क उनके सामने फैली हुई थी, अनिश्चितता के एक रिबन की तरह। पहाड़ों के बीच से घुमावदार रास्ता उन्हें अज्ञात में ले जा रहा था। गहरी सांस लेकर डेविड ने एक बार फिर इंजन चालू किया। कार उनके नीचे गड़गड़ाने लगी। उसने लॉरा की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और आशंका का मिश्रण झलक रहा था। चलो चलो, घर चलते हैं, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, उसके शब्दों में डर के निशानों के बावजूद जो गूंज रहे थे। लॉरा ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी नजर आगे की सड़क पर टिकी हुई थी, क्योंकि वे अपनी यात्रा फिर से शुरू कर रहे थे। उस रात की घटनाएं उनकी यादों में बनी रहेंगी, उनके जीवन पर एक अमिट छाप जो उन्हें रहस्यों और रहस्योद्घाटनों की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे जैसे वे पहाड़ों के बीचों बीच उतरे, हवा एक बार फिर चीड़ के पेड़ों के बीच से फुसफुसाने लगी और अपने साथ एक ऐसा पूर्वाभास लेकर आई जो उनके सुरक्षित घर पहुंचने के बाद भी उन्हें लंबे समय तक परेशान करता रहेगा।
उन्हें क्या पता था कि उनकी यात्रा तो अभी शुरू ही हुई थी। अध्याय 2, मुठभेड़। रात की हवा ठंडी और शांत थी जब डेविड और लॉरा मिलर अपनी कार के पास खड़े होकर अंधेरे आसमान में फैले सितारों के विशाल कैनवास को देख रहे थे। रहस्यमयी रोशनी के साथ मुठभेड़ ने उन दोनों को बेचैन कर दिया था। उनके दिमाग में जो कुछ उन्होंने देखा था उसके निहितार्थों को लेकर संघर्ष चल रहा था। डेविड घबराया हुआ इधर-उधर घूम रहा था। उसकी आंखें क्षितिज को देख रही थी, मानो किसी भी क्षण प्रकाश वापस आने की उम्मीद कर रही हो। लॉरा पास ही खड़ी थी। उसने अपने हाथों को अपने चारों ओर लपेट लिया था। उसकी निगाहें उस जगह पर टिकी हुई थी जहां कुछ मिनट पहले प्रकाश पड़ा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लॉरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। उनकी आवाज उनके चारों ओर फैली खामोशी में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्या आपको लगता है कि यह किसी तरह का अंतरिक्ष यान था? डेविड हिचकिचाया। उसके दिमाग में परस्पर विरोधी विचार और भावनाएं दौड़ रही थी। मुझे नहीं पता कि क्या सोचना चाहिए, उसने आखिरकार स्वीकार किया। उसकी आवाज में डर और विस्मय का मिश्रण था। लेकिन जो भी था, यह ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने पहले कभी देखा हो। जैसे कि संकेत पर अचानक हवा में ठंडक फैल गई, जिससे वे दोनों अनजाने में कांप उठे। डेविड ने आतन अपनी घड़ी पर नजर डाली और पाया कि यह ठीक 10:03 बजे बंद हो गई थी, ठीक उसी क्षण जब रोशनी उन पर उतरी थी। हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर हुआ क्या था, डेविड ने शांति से कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, हालांकि अंदर ही अंदर अनिश्चितता बनी हुई थी। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। लॉरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें आगे की अंधेरी सड़क पर टिकी थी। लेकिन हम यह कैसे समझाएं कि हमने क्या देखा? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज जिज्ञासा और आशंका के मिश्रण से कांप रही थी। डेविड के जवाब देने से पहले ही एक धीमी, लयबद्ध आवाज ने उनका ध्यान खींचा। एक धीमी, थिरकती हुई गुनगुनाहट जो सड़क के किनारे लगे जंगल की गहराई से आती हुई लग रही थी। जैसे जैसे वे घबराए हुए नजरों का आदान प्रदान करते, हवा प्रत्याशा से भारी होती जाती। उनके चारों ओर के भयानक माहौल से उनकी इंद्रियां और भी बढ़ जाती। और फिर मानो हवा से बाहर निकलकर वह प्रकट हुआ। एक बड़ा शांत यान पेड़ों की चोटियों के ठीक ऊपर मंडरा रहा था, एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ, जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। डेविड को अपने पेट में एक गांठ महसूस हुई, क्योंकि वह यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि उनके सामने क्या था। यह यान ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चांदनी में चमकती हुई चिकनी धातु की सतह, जिसमें कोई सीम या खिड़कियां नहीं थी। यह बिना किसी प्रयास के बीच हवा में लटका हुआ था, मानो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती दे रहा हो। डेविड की सांस उसके गले में अटक गई, क्योंकि वह उस पल की भयावहता को समझ रहा था। उसका दिमाग इस अकथनीय के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण खोजने के लिए दौड़ रहा था। लॉरा वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें भय और मोह के मिश्रण से चौड़ी हो गई थी। उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ डेविड के हाथ में था, जो एकजुटता के एक मौन संकेत के रूप में था, जबकि वे विस्मय में देख रहे थे। गुनगुनाहट तेज होती गई, रात को प्रत्याशा की भावना से भर दिया, जो उनके दौड़ते हुए दिलों के साथ समय पर धड़कती हुई प्रतीत हुई। और फिर बिना किसी चेतावनी के यान के नीचे की तरफ एक हैच धीरे धीरे खुलने लगा, जिससे एक नरम स्पंदित प्रकाश प्रकट हुआ जो नीचे के अंधेरे में फैल गया। डेविड ने अपनी नसों में एड्रेनालाइन का उछाल महसूस किया, क्योंकि वह आगे क्या होने वाला था इसके लिए खुद को तैयार कर रहा था। शिल्प की गहराई से आकृतियां उभरी, लंबे पतले प्राणी जिनके लंबे अंग और बड़ी बादाम के आकार की आंखें थी,
जो किसी अलौकिक बुद्धि से चमक रही थी। वे एक तरल अनुग्रह के साथ आगे बढ़े। उनकी हरकतें लगभग अलौकिक थीं, क्योंकि वे नीचे जमीन की ओर उतर रहे थे। लॉरा ने हांफते हुए डेविड के हाथ पर अपनी पकड़ को अनायास ही कस लिया, क्योंकि वह अपने सामने के दृश्य को देख रही थी। वे प्राणी धीरे धीरे पास आ रहे थे। उनकी निगाहें मिलर्स पर इतनी तीव्रता से टिकी हुई थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सहरन पैदा हो गई। डेविड को डर और आश्चर्य का मिश्रण महसूस हुआ, क्योंकि वह अपने आगंतुकों की प्रकृति को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनमें से एक प्राणी ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और नाजुक थीं। डेविड एक पल के लिए झिझका। उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। फिर उसने सावधानी से उस इशारे को पूरा करने के लिए हाथ बढ़ाया। प्राणी का स्पर्श आश्चर्यजनक रूप से कोमल था। डेविड की हथेली को छूते ही उसकी त्वचा ठंडी हो गई। और फिर छवियों और संवेदनाओं की बाढ़ में यादें डेविड के दिमाग में उमड़ पड़ी। बाज वातावरण में किए गए परीक्षणों की खंडित झलकियां, बिना शब्दों के पूछे गए गहन जांच वाले प्रश्न, एक अजीब सी परिचितता की भावना के साथ गहन जिज्ञासा की भावना। लॉरा थोड़ा पीछे हटी, भावनाओं के सैलाब से अभिभूत जो उसे घेरने की धमकी दे रहा था। वह अपने मन में प्राणियों की उपस्थिति महसूस कर सकती थी। उनके विचार और इरादे इस तरह से स्पष्ट थे कि वे भाषा या समझ से परे थे। ऐसा लग रहा था कि मुठभेड़ अनंत काल तक चलती रहेगी और फिर भी पलक झपकते ही खत्म हो गई। जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी वे वापस यान में चले गए। हैच एक हल्की फुफकार के साथ बंद हो गया, जो रात भर गूंजता रहा। यान कुछ पल और मंडराता रहा, मानो उन्हें अलविदा कह रहा हो। फिर तेजी से आसमान में ऊपर चढ़ा और नजरों से ओझल हो गया। डेविड और लॉरा स्तब्ध होकर चुपचाप खड़े थे। उनके दिमाग में यह समझने की कोशिश हो रही थी कि उन्होंने अभी अभी क्या अनुभव किया है। रात एक बार फिर उनके चारों ओर घिरने लगी थी और वे सड़क के सुनसान हिस्से पर अकेले खड़े रह गए थे। अज्ञात से मुठभेड़ के कारण उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। हमें किसी को बताना होगा, लॉरा ने अंततः कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि उसने उनके बीच छाई हुई खामोशी को तोड़ा। डेविड ने धीरे से सिर हिलाया। उसके दिमाग में उनके अगले कदमों के बारे में विचार चल रहे थे। लेकिन कौन हम पर विश्वास करेगा? उसने धीरे से पूछा। उसकी नजर उस जगह पर टिकी हुई थी जहां यान रात के आसमान में गायब हो गया था। हमें कोशिश करनी होगी, लॉरा ने जोर देकर कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, भले ही अंदर अनिश्चितता बनी हुई थी। हम इसे अपने तक ही सीमित नहीं रख सकते। एक साझा संकल्प के साथ वे अपनी कार में वापस लौटे और घर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। उनके दिमाग सवालों से भरे हुए थे और उनके दिल उन रहस्यों के भार से भारी थे जो अब उनके पास थे। सड़क उनके सामने फैली हुई थी, अनिश्चितता के एक रिबन की तरह पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता घुमाते हुए उन्हें एक रहस्य के दिल में ले जा रही थी जिसे समझा नहीं जा सकता था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह मुलाकात तो बस एक शुरुआत थी, एक ऐसे सफर की प्रस्तावना जो उन्हें उनकी समझ की सीमाओं से परे एक ऐसे संसार में ले जाएगी जहां सत्य और धोखा इस तरह से आपस में जुड़े होंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अध्याय 3, लुप्त समय। डैशबोर्ड घड़ी की रोशनी में रात के 11:47 बज रहे थे जब डेविड मिलर अपनी कार को घुमावदार पहाड़ी सड़क पर ले जा रहे थे। शाम की घटनाओं ने उनके और लॉरा के बीच एक स्पष्ट तनाव पैदा कर दिया था। उनके दिमाग में अभी अभी देखी गई उस अकल्पनीय मुठभेड़ को लेकर संघर्ष चल रहा था। कार के अंदर का खौफनाक सन्नाटा आसपास के जंगल की असहज शांति को दर्शाता था, जिसे केवल रात की हवा में कभी कभार पत्तियों की सरसराहट से तोड़ा जा सकता था। डेविड ने अपने बगल में बैठी लॉरा की तरफ देखा।
उसकी प्रोफाइल डैशबोर्ड की मंद रोशनी से हल्की सी रोशन थी। उसकी भौहें गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके होंठ सिकुड़े हुए थे और वह उन्हें घेरे हुए अंधेरे में देख रही थी। वह उसके पास पहुंचना चाहता था, उसे दिलासा देना चाहता था और आश्वस्त करना चाहता था, लेकिन उनकी साझा बेचैनी के बोझ ने उसे चुप करा दिया। जैसे ही वे सड़क पर एक मोड़ पर पहुंचे, डेविड को एक अजीब सी अनुभूति हुई, अचानक भटकाव, मानो वास्तविकता का पूरा ढांचा ही उनके इर्द-गिर्द बदल गया हो। उसने अपना सिर हिलाया, अपने दिमाग में जमी धुंध को दूर करने की कोशिश करते हुए। घड़ी की ओर फिर से देखते हुए उसे झटके से एहसास हुआ कि जब से उन्होंने पहली बार आसमान में रहस्यमयी रोशनी देखी थी, तब से लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। लॉरा, वह बुदबुदाया, उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। कितनी देर से हम गाड़ी चला रहे हैं? लॉरा ने उसकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति उसकी उलझन को दर्शाती थी। मुझे यकीन नहीं है, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। डेविड, आधी रात होने वाली है। हमने 2 घंटे कैसे खो दिए? डेविड का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सीने में डर की गांठ कसती जा रही थी। मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में निराशा थी। मुझे याद नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं है जब हमने रोशनी देखी थी। लॉरा की आंखें उसके चेहरे को खोज रही थी। उसके दिमाग में हजारों अनुत्तरित सवाल घूम रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे साथ कुछ हुआ है? उसने झिझकते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। डेविड हिचकिचाया। उसके विचार गायब समय का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे। मुझे नहीं पता, उसने आखिरकार स्वीकार किया। इंजन की गड़गड़ाहट के बीच उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वे असहज चुप्पी में आगे बढ़ते रहे। सड़क उनके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई थी क्योंकि वे अपनी खंडित यादों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। डेविड के दिमाग में छवियों के टुकड़े फिर से घूम रहे थे। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी, भारहीनता की भावना और एक गहरी, बेचैन करने वाली गुनगुनाहट जो उसके दिल में गूंजती हुई लग रही थी। अचानक लॉरा ने हांफते हुए कहा। उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया और यादों का सैलाब सतह पर आ गया। डेविड, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है। डेविड उसकी ओर मुड़ा। उसका दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज में आशा और भय का मिश्रण था। मुझे याद है कि मुझे उठाया जा रहा था। लॉरा को शब्दों को खोजने में कठिनाई हो रही थी। उसकी आवाज उसकी यादों के भार से कांप रही थी। वहां प्राणी थे। वे हमें जांच रहे थे। डेविड की सांस गले में अटक गई। उसका दिमाग उसके शब्दों के निहितार्थों को लेकर उलझन में था। क्या मतलब है तुम्हारा? वह घुट-घुट कर बोला। कार की दमनकारी खामोशी में उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लॉरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया क्योंकि वह उस अलौकिक अनुभव को व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी जो उसकी यादों में खुद को उकेर चुका था। वे इंसान नहीं थे, उसने आखिरकार फुसफुसाते हुए कहा। डेविड के कानों में खून की तेज लहरों के बीच उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उनकी बड़ी आंखें थीं और वे इतने ठंडे थे। डेविड ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया।
अंधेरे में उसका हाथ उसके हाथ में था और वह उसे वह ताकत देना चाहता था जिसकी उन दोनों को सख्त जरूरत थी। लॉरा, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। हमें यह पता लगाना होगा कि हमारे साथ क्या हुआ। उसने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी पकड़ उसके हाथ पर कसती गई क्योंकि वे खामोश रात में अपनी यात्रा जारी रखते थे। उनके साझा अनुभव का भार उनके बीच भारी था, एक खामोश भूत जो हर मील की यात्रा पर उनका पीछा करता था। जैसे ही वे आखिरकार अपने गृहनगर के बाहरी इलाके में पहुंचे, भोर की पहली हल्की किरणें क्षितिज को गुलाबी और सुनहरे रंग में रंगने लगी। रात की परछाइयां अनिच्छा से पीछे हट गईं और एक नए दिन की अनिश्चित रोशनी ने रास्ता दिया, एक ऐसा दिन जिसने उन रहस्यों को उजागर करने का वादा किया था जिन्होंने उन्हें अपने जाल में फंसाया था। लेकिन अपने दिल की गहराई में डेविड और लॉरा को पता था कि अज्ञात के साथ उनका सामना अभी खत्म नहीं हुआ है। गुम हुए घंटों ने उनके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी थी, जो उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गया जो उन्हें रहस्यों और रहस्योद्घाटनों की भूल भुलिया में ले जाएगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वे अपने ड्राइववे में पहुंचे और इंजन बंद किया, उनके ऊपर जो सन्नाटा छा गया उसमें अनकहे सवाल और डर भरे हुए थे। उन्होंने एक दूसरे को गंभीरता से देखा। उनके बीच एक मौन प्रतिज्ञा हुई, सत्य को उजागर करने की प्रतिज्ञा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और आगे का रास्ता खतरों और आशाओं से भरा अनिश्चित भविष्य की ओर अंतहीन रूप से फैला हुआ था। अध्याय 4, यादों का उलझना। मिलर्स का अनोखा न्यू हैम्पशायर घर पेड़ों के बीच बसा हुआ था। इसका आरामदायक बाहरी हिस्सा उस तनाव को झुठलाता था जो व्हाइट माउंटेन में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात के बाद से इसकी दीवारों के भीतर बसा हुआ था। डेविड और लॉरा सामान्य स्थिति के साथ अपनी दिनचर्या में वापस आ गए थे, लेकिन सतह के नीचे बेचैनी की एक अंतर्निहित धारा बनी हुई थी। डेविड रसोई की मेज पर बैठा था। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थी क्योंकि वह मेल पलट रहा था, लिफाफों का ढेर जो उनके जीवन की सांसारिक सामान्यता का मजाक उड़ा रहा था। लॉरा अभ्यास की दक्षता के साथ रसोई में घूम रही थी। उसकी हरकतें उसके दिल में जड़ जमा चुकी शांत चिंता को प्रकट कर रही थी। उनके बीच में भारी सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे केवल रेफ्रिजरेटर की धीमी गुनगुनाहट और कभी-कभी कागज की सरसराहट से तोड़ा जा सकता था। वे एक दूसरे की नजरों से बचते हुए अपने अपने विचारों में खोए हुए थे, क्योंकि वे उस अकल्पनीय दुनिया को अपने परिचित दुनिया के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। यह लॉरा ही थी जिसने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज अनिश्चित लेकिन दृढ़ थी क्योंकि वह डेविड के पास उस तत्परता की भावना के साथ पहुंची जो उनके साथ हुई मुलाकात की रात से ही उसके भीतर पैदा हो रही थी। डेविड, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें उसके चेहरे पर किसी भी तरह की समझदारी के संकेत की तलाश कर रही थी। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। हमें जो हुआ उसके बारे में बात करने की जरूरत है। डेविड ने पत्रों के ढेर से ऊपर देखा। उसकी अभिव्यक्ति में आशंका और अनिच्छा का मिश्रण था। वह जानता था कि लॉरा सही थी, कि वे अपने डर को सामान्यता के मुखौटे के नीचे दबाकर नहीं रख सकते। लेकिन उस रात की यादें अभी भी उनके जीवन पर छाया की तरह छाई हुई थी, जो उनके द्वारा सोची गई हर चीज पर संदेह पैदा कर रही थी। मुझे पता है, डेविड ने आह भरते हुए मेल को एक तरफ रखते हुए शांति से जवाब दिया, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। यह सब इतना अवास्तविक है। लॉरा ने सिर हिलाया। उसका गला भावनाओं से भर गया था। जैसे ही उसने डेविड के सामने एक कुर्सी खींची, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। जैसे ही उसने डेविड की ओर हाथ बढ़ाया, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सांस से बमुश्किल ऊपर थी।
ज्वलंत सपने, उस रोशनी के बारे में, हमारे साथ कुछ होने के बारे में। डेविड ने लॉरा के हाथ को कस लिया। उसके अंदर सुरक्षा की भावना उमड़ पड़ी जब उसने लॉरा की स्वीकारोक्ति सुनी। उसने उसकी आंखों में भयावह भाव देखा था। रातों में जब वे अंधेरे में जागते थे, यादों के उन टुकड़ों से जूझते थे जो किसी ठोस चीज में तब्दील होने से इनकार कर रहे थे, तब उसने उसके स्पर्श में कंपन महसूस किया था। मैं भी कुछ महसूस कर रहा हूँ, डेविड ने झिझकते हुए कहा। उसकी आवाज गले में अटक गई। किसी और जगह होने की झलक, ऐसी यादें जो वास्तव में यादें नहीं हैं। लॉरा की आंखें पहचानते हुए चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और आशा की एक झलक डर के साथ मिल गई। क्या आपको लगता है कि हमें ले जाया गया था? डेविड हिचकिचाया। उसका दिमाग ऐसी संभावना के निहितार्थों के साथ दौड़ रहा था। उसे हमेशा अपनी तर्कसंगता पर गर्व था, अपनी इस क्षमता पर कि वह सबसे अधिक समझ से परे घटनाओं के लिए भी तार्किक स्पष्टीकरण खोज सकता था। लेकिन अब, अपने साझा अनुभव की निर्विवाद सच्चाई का सामना करते हुए, उसने पाया कि वह उन उत्तरों को पाने की कोशिश कर रहा है जो उसकी समझ से परे थे। मुझे नहीं पता, उसने आखिरकार स्वीकार किया। रसोई की खामोशी में उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। लेकिन हमें पता लगाना होगा, अगर कुछ और नहीं तो अपनी मन की शांति के लिए। लॉरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी निगाह स्थिर थी क्योंकि वह डेविड की आंखों से ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ मिली जो उसकी अनिश्चितता को झुठला रहा था। वहाँ कोई है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, उसने संकोच से कहा। उसकी आवाज हर शब्द के साथ मजबूत होती जा रही थी। एक मनोवैज्ञानिक जो सम्मोहन में माहिर है। शायद वह हमें याद दिलाने में मदद कर सके। डेविड ने उसके शब्दों पर विचार किया, उन यादों में गहराई से उतरने के संभावित लाभों के विरुद्ध जोखिमों को तौला जो उन दोनों को परेशान करती थी। वह जानता था कि सम्मोहन विवादास्पद था, कि यह दबे हुए आघातों को उतनी ही आसानी से उजागर कर सकता है जितनी आसानी से भूली हुई सच्चाइयों को उजागर कर सकता है। लेकिन वह यह भी जानता था कि वे अपने साझा अनुभव के टुकड़ों और अपने स्वयं के संदेहों की निश्चितता के बीच फंसकर अधर में नहीं रह सकते। ठीक है, उसने आखिरकार कहा। उसके अंदर मची उथल पुथल के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। ठीक है, चलो इस मनोवैज्ञानिक को खोजते हैं। चलो देखते हैं कि वह क्या कर सकता है। अध्याय 5, सम्मोहन रहस्योद्घाटन। मनोवैज्ञानिक के कार्यालय में एक साधारण कमरा जो नरम रोशनी और श्वेत शोर मशीन की सुखदायक गुनगुनाहट से भरा हुआ है। डॉक्टर रेनॉल्ड्स डेविड और लॉरा मिलर के सामने बैठे हैं, जो आलीशान कुर्सियों पर आराम से लेटे हुए हैं। माहौल प्रत्याशा और थोड़ी घबराहट से भरा हुआ है क्योंकि वे अपने अवचेतन की गहराई में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने अपना चश्मा ठीक किया। उनकी नजर डेविड और लॉरा के बीच जिज्ञासा और पेशेवर संयम के मिश्रण के साथ घूम रही थी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, उन्होंने शांत, आश्वस्त स्वर में कहा। डेविड और लॉरा ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर एक दूसरे की मौजूदगी में सांत्वना तलाशते हुए एक दूसरे को संक्षिप्त नजरों से देखा। लॉरा की उंगलियां घबराहट से फड़क रही थी, जिससे उसकी आंतरिक उथल-पुथल का पता चल रहा था, जबकि डेविड का चेहरा स्थिर था, जो दृढ़ संकल्प के आवरण के नीचे अपनी बेचैनी को छुपा रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जितना संभव हो सके उतना आराम करें, डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने कहा। उनकी आवाज ने उन्हें शांत अवस्था में ला दिया। अगर आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। उन्होंने इसका पालन किया। शांत कमरे में उनकी सांसें एक साथ चल रही थी।
डॉक्टर रेनॉल्ड्स के कोमल संकेतों से सम्मोहन प्रेरण की शुरुआत हुई, जिसने उन्हें उच्च जागरूकता और ग्रहणशीलता की स्थिति में पहुंचा दिया। डेविड, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मुठभेड़ की रात पर ध्यान केंद्रित करो, डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने निर्देश दिया। उनकी आवाज में एक शांत लय थी। दृश्य की कल्पना करो। तुम क्या देखते हो? डेविड की भौहें उस भयावह रात की घटनाओं को याद करते हुए थोड़ी सिकुड़ गईं। हम पहाड़ों से होकर जा रहे थे, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज दूर से लेकिन स्पष्ट थी। अंधेरा था और सड़क अंतहीन लग रही थी। फिर हमें रोशनी दिखाई दी। लॉरा की पकड़ अनायास ही मजबूत हो गई। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह महसूस कर सकती थी कि यादें उसकी चेतना के किनारों पर खरोंच मार रही थी, मायावी लेकिन अपनी तीव्रता में ज्वलंत। रोशनी तेज थी, लॉरा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह हमारे ऊपर थी, हमारा पीछा कर रही थी। मुझे उत्सुकता महसूस हुई, डर नहीं लगा। डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। उनकी कलम नोटपैड पर टिकी हुई थी, उनके शब्दों को लिखने के लिए तैयार। फिर क्या हुआ? हमने कार रोकी, डेविड ने कहा। उसकी आवाज दूर होती जा रही थी, जैसे कि वह उस पल में वापस चला गया हो। रोशनी वह पेड़ों के ऊपर मंडराती हुई हमारी ओर उतरी। मुझे याद है कि मैं जम गया था, हिलने में असमर्थ था। लॉरा की सांसें तेज हो गई। हर याद के साथ उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। मैं भागना चाहती थी, लेकिन मैं भाग नहीं सकती थी, उसने धीरे से स्वीकार किया। मैं मंत्रमुग्ध थी। डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने सिर हिलाया। उनकी गहरी दिलचस्पी स्पष्ट थी। और फिर डेविड झिझक रहा था, अपने अवचेतन की गहराई से उभरती हुई खंडित यादों से जूझ रहा था। वहां आकृतियां थी, प्राणी, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वे हमारे पास आए। लॉरा की आंखें बंद पलकों के नीचे फड़फड़ा रही थी। उसका मन उसकी यादों में अंकित अवास्तविक छवियों को फिर से दोहरा रहा था। वे हमारे जैसे नहीं थे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भय और आश्चर्य के मिश्रण से कांप रही थी। उनकी आंखें वे पैनी थी। डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने सोच समझकर सिर हिलाया और हर विवरण को नोट किया। उन्होंने क्या किया? वे हमें ले गए, डेविड ने भावुकता से भरी आवाज में कहा। हमें उठा लिया गया। यान में लॉरा की सांस रुक गई। उसकी बंद आंखों में आंसू भर आए। अंदर ठंड थी, वह किसी तरह कह पाई। उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी। हर जगह रोशनी थी। डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने उनकी परेशानी को महसूस किया। उनकी सहानुभूति ने नाजुक सटीकता के साथ सत्र का मार्गदर्शन किया। अपना समय लें, उन्होंने धीरे से प्रोत्साहित किया। आप यहाँ सुरक्षित हैं। धीरे धीरे यादें विचित्र मुठभेड़ों और अकल्पनीय परीक्षाओं की एक तानेबाने की तरह सामने आईं। डेविड और लॉरा ने बताया कि उन्हें अजीबोगरीब उपकरणों के संपर्क में लाया गया। उनके शरीर की जांच की गई और उन लोगों द्वारा जांच की गई जिनके इरादे मायावी थे, फिर भी स्पष्ट रूप से वास्तविक थे। हम अलग-थलग महसूस कर रहे थे, लॉरा ने कबूल किया। उसकी आवाज राहत और डर के मिश्रण से कांप रही थी। जैसे हम नियंत्रण में नहीं थे। डेविड ने मौन सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे पर उनके साझा अनुभव का बोझ साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारा अध्ययन कर रहे थे, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज हार मानने से खोखली हो गई थी।
जैसे हम नमूने थे। डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने उनकी यादों के जटिल ताने-बाने के जरिए उनका मार्गदर्शन करना जारी रखा, हर गहन प्रश्न और कोमल आश्वासन के साथ उनके अवचेतन के धागों को सुलझाया। सत्र कई घंटों तक चला। कमरा साझा कमजोरियों और अनकही समझ के आवरण में लिपटा हुआ था। जैसे जैसे सम्मोहन की अवस्था धीरे धीरे समाप्त होती गई, डेविड और लॉरा अपने अवचेतन की गहराई से बाहर निकले और उनके मन में एक नई स्पष्टता के साथ साथ आशंकाएं भी उभरी। उन्होंने एक दूसरे को थका हुआ लेकिन जानकार नजर से देखा। अज्ञात में दर्दनाक यात्रा ने उनके बंधन को और मजबूत किया। डॉक्टर रेनॉल्ड्स ने अपना नोटपैड एक तरफ रख दिया। उनके चेहरे पर पेशेवर उदासीनता और दबी हुई विस्मय का मिश्रण था। आप दोनों का धन्यवाद, उन्होंने ईमानदारी से कहा। आपने आज उल्लेखनीय प्रगति की है। डेविड ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। उसके कंधों से भार उतर गया और उसने मौन एकजुटता में लॉरा का हाथ दबाया। हमें यह जानना था, उसने धीरे से कहा। उसकी निगाहें उनके अनिश्चित भविष्य के दूर क्षितिज पर टिकी हुई थी। लॉरा डेविड की बाहों में झुक गई। उसका दिल भारी था, फिर भी उनके साझा सत्य की पुष्टि से अजीब तरह से उत्साहित था। अब हम आगे जो भी आएगा उसका सामना कर सकते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज उनके सम्मोहक रहस्योद्घाटन की गहराई से पैदा हुई एक नाजुक उम्मीद से रंगी हुई थी। और जब वे डॉक्टर रेनॉल्ड्स के कार्यालय से बाहर निकले तो उनके सम्मोहित करने वाले रहस्योद्घाटन की गूंज हवा में एक भयावह संगीत की तरह गूंजती रही, जो कि अस्तित्व के अबूझ रहस्यों और अज्ञात क्षेत्रों के सामने मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण था। अध्याय 6, सरकार का हस्तक्षेप। डेविड और लॉरा मिलर की कथित तौर पर अलौकिक प्राणियों से मुठभेड़ के इर्द गिर्द मीडिया में मची हलचल ने सरकार के शीर्ष अधिकारियों का ध्यान खींचा था। एक साधारण सरकारी इमारत के भीतर एक मंद रोशनी वाले कॉन्फ्रेंस रूम में एजेंट थॉमस कार्टर उच्च श्रेणी के अधिकारियों के एक पैनल के बीच बैठा था। माहौल तनावपूर्ण था, गोपनीयता और अज्ञातता के बोझ से भरा हुआ था। एक अधिकारी, निदेशक विलियम हेस ने सख्ती से कहा, हम इस बारे में कोई भी जानकारी लीक होने की अनुमति नहीं दे सकते। इन रिपोर्टों की पुष्टि करने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। एजेंट कार्टर, एक अनुभवी ऑपरेटिव जो दबाव में अपने शांत व्यवहार के लिए जाना जाता है, ने उसके सामने रखे गए डोजियर की समीक्षा की। फाइलों में मिलर्स के सम्मोहन सत्रों की प्रतिलिपियां, उस रात की सैटेलाइट इमेजरी और क्षेत्र की जांच करने के लिए भेजे गए फील्ड एजेंटों की रिपोर्टें शामिल थी। उनके शुरुआती संदेह के बावजूद सबूत सम्मोहक थे, जो पारंपरिक व्याख्या से परे कुछ सुझा रहे थे। एक अन्य अधिकारी ने एक वर्गीकृत रिपोर्ट पर कलम चलाते हुए सुझाव दिया, हमें कहानी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उन्हें बदनाम करें, इसे एक धोखा जैसा बना दें। यह पहले भी काम कर चुका है। एजेंट कार्टर ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसकी नजर डेविड और लॉरा मिलर की तस्वीरों पर पड़ी, जो एक साधारण जोड़ा था जिसे असाधारण परिस्थितियों में धकेल दिया गया था। उसने उनके साथ अपने संक्षिप्त साक्षात्कार के दौरान उनकी आंखों में वास्तविक भय देखा था, एक ऐसा भय जो आधिकारिक रुख के बारे में उसके अपने बढ़ते संदेह को दर्शाता था। सर, एजेंट कार्टर ने अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए कहा, क्या होगा यदि वे सच बोल रहे हों? कमरे में सन्नाटा छा गया। सवाल हवा में एक ठोस उपस्थिति की तरह लटक रहा था। निर्देशक हेस ने दूसरों की तरफ एक जानकार नजर डाली। जवाब देने से पहले उनकी प्रतिक्रियाओं का अंदाजा लगाया। एजेंट कार्टर, उन्होंने अपनी आवाज में संयमित स्वर में कहा, हम पहले भी ऐसी ही घटनाओं से निपट चुके हैं। ज्यादातर गलतफहमियां, भ्रम या पूरी तरह से मनगढ़ंत बातें साबित होती है। इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एजेंट कार्टर ने सिर हिलाया।
हालांकि उसके दिमाग में अनुत्तरित प्रश्न घूम रहे थे। उसने अपने करियर में इतना कुछ देखा था कि उसे पता था कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। जैसे ही मीटिंग समाप्त हुई, उसे मिलर्स को बदनाम करने के ऑपरेशन की देखरेख करने का काम सौंपा गया, जबकि बंद दरवाजों के पीछे जांच जारी रखनी थी। एजेंट कार्टर ने सावधानीपूर्वक दुष्प्रचार अभियान चलाया, जिससे दिन हफ्तों में बदल गए। समाचार आउटलेट्स को सावधानीपूर्वक तैयार की गई कहानियों के साथ जानकारी दी गई, जिसमें मिलर्स को ध्यान आकर्षित करने वाले या सामूहिक उन्माद के शिकार के रूप में चित्रित किया गया। अज्ञात स्रोतों ने वित्तीय लाभ या मानसिक अस्थिरता की झूठी कहानियां फैलाईं, जिससे लोगों की नजर में इस जोड़े की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इस बीच एजेंट कार्टर ने वर्गीकृत अभिलेखों में गहरी खोजबीन की और सूचना के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक व्यापक साजिश की ओर इशारा किया। उसने दशकों पुरानी ऐसी ही घटनाओं की रिपोर्टें उजागर की, जिनमें से प्रत्येक को एक ही स्तर की गोपनीयता और तत्परता से संभाला गया था। उसके सहकर्मियों के बीच बरामद तकनीक, गुप्त ऑपरेशन और छायादार गठबंधनों के बारे में कानाफूसी थी, जो पृथ्वी की सीमाओं से बहुत दूर तक फैली हुई थी। अपनी जांच के दौरान एजेंट कार्टर को अपने एक पुराने परिचित मार्कस ग्रांट से अप्रत्याशित मुलाकात हुई। ग्रांट, जो एक पूर्व खुफिया विश्लेषक था और अब मुखबिर बन गया है, अपने साथ गुप्त चैनलों के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों का एक खजाना लेकर आया था। उन्होंने उन उदाहरणों का विस्तृत विवरण दिया जिनमें सरकारी एजेंसियों ने अलौकिक तकनीक और प्राणियों का सामना किया था, फिर भी सच्चाई को सार्वजनिक ज्ञान से छिपाए रखा। यह जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरा है, ग्रांट ने गंभीर स्वर में कहा और सिर्फ आंखों के लिए लिखी एक फाइल थमा दी। वे सालों से इस पर पर्दा डाल रहे हैं। एजेंट कार्टर ने दस्तावेजों को खंगाला। हर खुलासे के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब यह स्पष्ट हो गया था कि मिलर्स अपने अनुभव में अकेले नहीं थे। एक पैटर्न था, इनकार और दमन का एक पैटर्न जो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से परे था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, एजेंट कार्टर ने खुद को परस्पर विरोधी वफादारी के जाल में फंसा पाया। एक तरफ उसका कर्तव्य उसे आदेशों का पालन करने और उन रहस्यों की रक्षा करने के लिए मजबूर करता था जो सार्वजनिक उपभोग के लिए बहुत खतरनाक माने जाते थे। दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा ने उसे सच्चाई की तलाश करने, उन रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित किया जो पीढ़ियों से मानवता को परेशान कर रहे थे। यह मोड़ देर रात लॉरा मिलर के साथ हुई एक मीटिंग के दौरान आया, जिसे ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यू के नाम पर आयोजित किया गया था। उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में भावुकता से बात की। उसकी आवाज डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से कांप रही थी। उसने उससे इस संभावना पर विचार करने का अनुरोध किया कि उनका अनुभव वास्तविक था, कि उनकी समझ से परे कुछ ताकतें काम कर रही थी। मैं बस लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि वास्तव में क्या हुआ था, लॉरा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें समझने की गुहार लगा रही थी। एजेंट कार्टर भारी मन से उस मीटिंग से बाहर निकला। उसका संकल्प दृढ़ हो गया था। वह जानता था कि उसे क्या करना है। एक साहसिक कदम उठाते हुए एजेंट कार्टर ने खोजी पत्रकारों को सावधानीपूर्वक तैयार की गई जानकारी लीक करना शुरू कर दिया, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। गुमनाम सूचनाओं के कारण सरकार के आधिकारिक रुख में विसंगतियों का खुलासा हुआ, जिससे मिलर मामले में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ गई। जैसे ही सच्चाई सामने आने लगी, दुष्प्रचार अभियान लड़खड़ा गया, जिससे सरकार को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उच्च अधिकारियों की अगली गुप्त बैठक में भी एजेंट कार्टर अपने रुख पर अड़ा रहा। उन्होंने तर्क दिया, हम इसे और नहीं रोक सकते। उनकी आवाज दृढ़ लेकिन सम्मानजनक थी। लोगों को यह जानने का हक है। निदेशक हेस ने अपने सहकर्मियों के साथ एक निराशा भरी नजर से देखा,
उन्हें एहसास हुआ कि बढ़ते सबूतों के सामने निरंतर गोपनीयता की निरर्थकता है। अनिच्छा से वे सूचना के नियंत्रित रिलीज के लिए सहमत हुए, अज्ञात हवाई घटनाओं के अस्तित्व और आगे की जांच की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक धारणा को सावधानी पूर्वक प्रबंधित किया। इसका नतीजा तत्काल और दूरगामी था। मिलर्स, जिन्हें कभी मीडिया द्वारा बदनाम किया जाता था, को कई लोगों की नजर में सही साबित कर दिया गया, जिन्होंने उनकी कहानी पर विश्वास किया। एजेंट कार्टर, जिसे कुछ लोगों ने हीरो और कुछ ने देशद्रोही कहा, ने पर्दे के पीछे रहकर अपना काम जारी रखा और सरकार के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए दबाव डाला। जैसे जैसे धूल जमती गई, एजेंट कार्टर ने उन घटनाओं पर विचार किया जो सामने आई थी। रहस्यों का पर्दा आंशिक रूप से ही सही हट गया था, जिससे वास्तविकता की झलकियां सामने आईं, जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय थी। और फिर भी वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। समझ की ओर यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अध्याय 7, दुष्प्रचार अभियान। फ्लोरोसेंट लाइटें उस बंजर सरकारी कार्यालय में ऊपर से गुजर रही थी, जहां एजेंट थॉमस कार्टर मिलर मामले से संबंधित दस्तावेजों पर ध्यान से विचार कर रहे थे। उन्हें डेविड और लॉरा मिलर के विचित्र दावों की जांच करने का काम सौंपा गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें अलौकिक प्राणियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। जब वह फाइलों को छान रहा था, तो एजेंट कार्टर इस कष्टप्रद भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि इस मामले में जो दिख रहा है, उससे कहीं अधिक है। शहर के उस पार एक प्रमुख समाचार नेटवर्क के एक शानदार सम्मेलन कक्ष में पत्रकार और संपादक रणनीति बैठक के लिए एकत्र हुए। मिलर मामले ने लोगों की कल्पना को आकर्षित किया था, लेकिन यह संदेह और जांच को भी आकर्षित कर रहा था। अपहरण के बारे में लॉरा मिलर की भावनात्मक कहानी वायरल हो गई थी, जिससे मीडिया में इसकी बाढ़ आ गई थी। हालांकि सरकार की संलिप्तता और साजिश के सिद्धांतों की फुसफुसाहटें शुरुआती मानवीय रुचि के कोण को ढकने लगी थी। सुबह की धूप पर्दे के पीछे से छनकर आ रही थी, जब लॉरा और डेविड मिलर अपने लिविंग रूम में बैठे हुए अपने अपहरण की कहानी का विश्लेषण करने वाले टेलीविजन न्यूज सेगमेंट को देख रहे थे। एंकर की आवाज संदेहपूर्ण थी, जिससे उनके दावों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो रहा था। लॉरा के हाथ थोड़े कांप रहे थे क्योंकि उसने कॉफी का कप पकड़ रखा था, जबकि डेविड का जबड़ा निराशा से कस गया था। उन्हें संदेह की उम्मीद थी, लेकिन इस स्तर की जांच की नहीं। एक गुप्त सरकारी सुविधा के एक मंद रोशनी वाले सम्मेलन कक्ष में एजेंट कार्टर ने अपने वरिष्ठों और खुफिया विश्लेषकों से मुलाकात की। माहौल तनावपूर्ण था, क्योंकि वे मिलर मामले के नतीजों को रोकने के लिए रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। एक वरिष्ठ अधिकारी, निदेशक मॉर्गन, गुप्त अभियानों के एक सख्त चेहरे वाले अनुभवी ने कमरे को संबोधित किया। हम इस कहानी को और अधिक तूल नहीं दे सकते, निर्देशक मॉर्गन ने स्पष्ट रूप से कहा। उनकी आवाज में अधिकार था। हमें उन्हें बदनाम करना होगा, उन्हें ध्यान आकर्षित करने वाले धोखेबाजों की तरह दिखाना होगा। एजेंट कार्टर अपनी सीट पर असहजता से हिलने लगा। वह हमेशा से ही सबूतों का पालन करने में दृढ़ विश्वास रखता था, लेकिन आधिकारिक कथन के अनुरूप होने का दबाव बढ़ रहा था। उसने अपने सामने रखे डोजियर पर नजर डाली, जो गवाहों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और यहाँ तक कि अपहरण के दौरान कथित तौर पर ली गई धुंधली तस्वीरों से भरा था। इस बीच शहर के दूसरी ओर लॉरा को एक गुमनाम नंबर से एक रहस्यमयी फोन कॉल आया। दूसरी तरफ से आवाज विकृत, बेहद शांत थी। श्रीमती मिलर, आवाज शुरू हुई, आपको और आपके पति को यह नाटक बंद करना होगा। आप जितना समझती हैं, उससे कहीं ज्यादा जोखिम उठा रही हैं। लॉरा की छाती में दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, लाइन कट गई।
वह अविश्वास में अपने फोन को देखती रही। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। सरकारी सुविधा में वापस आकर एजेंट कार्टर ने वर्गीकृत अभिलेखों में और गहराई से खोजबीन की और ऐसी कोई भी जानकारी खोजी जो मिलर्स के दावों की पुष्टि कर सके। उसे दशकों पुरानी रिपोर्टों के कुछ अंश मिले, जिनमें कथित एलियन मुठभेड़ों की ऐसी ही घटनाओं का विवरण था जिन्हें चुपचाप दबा दिया गया था। उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि यहाँ एक पैटर्न था जो महज संयोग से कहीं बढ़कर था। लेकिन हर बार जब एजेंट कार्टर ने मिलर्स की कहानी का समर्थन करने वाले सबूतों का पता लगाया तो उसे बाधाओं का सामना करना पड़ा। दस्तावेजों को बहुत ज्यादा संपादित किया गया था, गवाहों का पता नहीं लगाया जा सका था और महत्वपूर्ण सबूतों को रहस्यमय तरीके से अभिलेखागार से गायब कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच को मिटाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। अपने उपनगरीय घर में वापस आकर डेविड और लॉरा से एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी ने मुलाकात की, जिसने खुद को एक प्रतिष्ठित पत्रिका का पत्रकार बताया। जब वह उनके साथ बैठा तो उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। उसकी कलम नोटपैड पर टिकी हुई थी। मैं यहाँ रिकॉर्ड को सही करने आया हूँ, उन्होंने सहजता से कहा। उनकी आवाज में सहानुभूति झलक रही थी। आपकी कहानी में कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप समझिए, बेशक हम सिर्फ तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। डेविड ने पत्रकार के शब्दों में हेरफेर की सूक्ष्म भावना को महसूस करते हुए लॉरा के साथ एक सतर्क नजर का आदान प्रदान किया। उन्हें मीडिया की जांच की उम्मीद थी, लेकिन यह अलग लगा, सुनियोजित, गणना की गई। एजेंट कार्टर ने अपनी जांच जारी रखी। एक पूर्व सहकर्मी से गुप्त रूप से मुलाकात की, जिसने कभी इसी तरह के मामले पर काम किया था। एक मंद रोशनी वाले बार में ड्रिंक्स के दौरान उसका संपर्क मार्कस ग्रांट नामक एक बूढ़ा पूर्व खुफिया अधिकारी धीमी आवाज में बात कर रहा था। वे इसे दफनाने के लिए कुछ भी करेंगे, मार्कस ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें सावधानी से कमरे को देख रही थी। मैंने इसे पहले भी देखा है। गलत सूचना, बदनामी के अभियान, धमकियां, यह सब खेल का हिस्सा है। एजेंट कार्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्हें अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। जितना अधिक उन्होंने गहराई से जांच की, उतना ही स्पष्ट होता गया कि सरकार की भागीदारी केवल संदेह से परे थी। वे सक्रिय रूप से सच्चाई को दबा रहे थे, अपने रहस्यों की रक्षा के लिए अपने पास मौजूद हर उपकरण का उपयोग कर रहे थे। एक शाम लॉरा को एक ईमेल मिला जिसमें कथित तौर पर उसे और डेविड को उनके अपहरण के सबूत गढ़ते हुए दिखाया गया था। तस्वीरें विश्वसनीय थीं। उन्हें प्रॉप्स और स्टेज लाइटिंग के साथ दिखाया गया था जो उनके कथित मुठभेड़ की नकल कर रहे थे। विश्वासघात और असहायता का भार महसूस करते हुए लॉरा के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वह विनाशकारी सबूतों को स्क्रॉल कर रही थी। जैसे जैसे दुष्प्रचार अभियान तेज होता गया, डेविड और लॉरा ने खुद को अलग-थलग और बहिष्कृत पाया। दोस्त और पड़ोसी उनकी पीठ पीछे कानाफूसी करते थे। जब भी वे सड़क पर चलते थे तो उन पर संदिग्ध नजर डालते थे। एक बार उनका समर्थन करने वाला समुदाय अब उनके साथ सतर्क संदेह के साथ पेश आता था। यह सुनिश्चित नहीं था कि किस बात पर विश्वास किया जाए। फिर भी उथल-पुथल के बीच विश्वासियों का एक छोटा समूह उनके इर्द-गिर्द इकट्ठा हो गया। ऑनलाइन फोरम सिद्धांतों और विश्लेषणों से गुलजार थे। मिलर मामले में हर नए विकास का विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने अज्ञात के साथ अपने स्वयं के मुठभेड़ों की गवाही साझा की, जिससे एक घनिष्ठ समुदाय का निर्माण हुआ जो अलौकिक जीवन के अस्तित्व में साझा विश्वास से बंधा हुआ था। डाउनटाउन के एक ऊंचे दफ्तर में डायरेक्टर मॉर्गन ने मिलर मामले की मीडिया कवरेज की समीक्षा ठंडे दिमाग से की। गलत सूचना देने का अभियान काम कर रहा था। लोगों की भावना मिलर के खिलाफ हो रही थी,
और मीडिया कवरेज लगातार आलोचनात्मक होता जा रहा था। लेकिन डायरेक्टर मॉर्गन जानते थे कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने अपने सलाहकारों की टीम से तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, हमें शिकंजा कसना होगा, दबाव बनाए रखें, हम मुखौटे में दरार नहीं आने देंगे। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, डेविड और लॉरा ने अपना संकल्प बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। वे सच्चाई और समापन की उम्मीद में अपनी कहानी के साथ आगे आए थे, लेकिन इसके बजाय वे खुद को अपनी विश्वसनीयता और सुरक्षा के लिए लड़ाई में उलझा हुआ पाते हैं। गलत सूचना अभियान ने उनके जीवन पर छाया डाल दी थी, जिससे उन्हें उन सभी चीजों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उन्हें लगता था कि वे जानते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि वे पीछे नहीं हट सकते। सच्चाई सामने थी, जो उजागर होने का इंतजार कर रही थी। और जब तक उनके पास एक दूसरे का साथ है और उन लोगों का समर्थन है जो उन पर विश्वास करते हैं, वे सभी बाधाओं के बावजूद उन रहस्यों के पर्दे को उजागर करने के लिए लड़ते रहेंगे जो उन्हें निगलने की धमकी देते हैं। अध्याय 8, अदृश्य खतरे। डेविड और लॉरा मिलर ने कभी इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया था। जब से उन्होंने एलियन अपहरण के अपने भयावह वृत्तांत को सार्वजनिक किया, तब से उनकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ पर आ गई थी। एक बार दोस्ताना पड़ोस अब संदेह और गुप्त निगरानी में लिपटा हुआ लग रहा था। इसकी शुरुआत बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हुई। उनके घर के बाहर अजीबोगरीब समय पर खड़ी एक अजीबोगरीब कार, भारी सांसों वाले फोन कॉल और गुमनाम पत्र जो उन्हें सच्चाई की खोज बंद करने की चेतावनी देते हैं। उनका घर, जो कभी एक शरण स्थल था, अब अदृश्य शक्तियों द्वारा संरक्षित एक जेल जैसा लगता था। एक ठंडी शाम को जब डेविड स्थानीय डाकघर से काम करके लौटा, तो उसने सड़क के उस पार छाया में एक आकृति को देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह अपनी गति बढ़ा रहा था, अपनी चाबियां ढूंढ रहा था। वह आकृति अंधेरे में गायब हो गई, जिससे डेविड के पेट में डर की गांठ सी रह गई। अंदर लॉरा भी चिंतित थी। वह अपने पड़ोस में हर शोर, हर अपरिचित चेहरे के प्रति अतिशय हो गई थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उसे लोगों को पढ़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन अब उसकी प्रवृत्ति भय से घिर गई थी। एक बार जीवंत सामुदायिक सभाएं अब जाल की तरह महसूस होती थी, जहां हर मुस्कान संभावित दुर्भावना को छुपाती थी। उनकी बेचैनी तब चरम पर पहुंच गई जब उन्हें घर में सेंधमारी के संकेत मिले। कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, लेकिन उनके सामान को तहस-नहस करके रख दिया गया था, जैसे कि कोई संदेश भेजना हो। उन्होंने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन जबरन घुसने के सबूत न होने के कारण वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनके सहयोगी बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए थे। मार्कस ग्रांट, भूतपूर्व खुफिया अधिकारी, जिसने शुरू में उनसे संपर्क किया था, उनके समर्थन का एकमात्र स्रोत था। उसने उन्हें सरकार के रहस्यों को उजागर करने में शामिल जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन मिलर्स सच्चाई को उजागर करने के लिए कर्तव्य की भावना से प्रेरित थे। एजेंट थॉमस कार्टर, जो कभी उनके जांचकर्ता थे, उनकी कहानी से आश्वस्त होने के बाद ग्रिड से बाहर चले गए थे। उन्होंने सुरक्षित चैनलों के माध्यम से गुप्त संदेश भेजे थे, जिसमें गहरी साजिशों का संकेत दिया गया था और सावधानी बरतने का आग्रह किया गया था। मिलर्स ने हफ्तों से उनसे कोई संपर्क नहीं किया था, जिससे उनका भ्रम और बढ़ गया कि जो लोग सहानुभूति रखते थे, वे भी खतरनाक खेल खेल सकते हैं। जवाब पाने की बेताबी में उन्होंने अपनी जांच में और गहराई से उतरने का फैसला किया। लॉरा ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों की गहन जांच की, जिसमें संपादित अंशों का पता चला, जो कि एलियन से मुठभेड़ों के बारे में सरकार के ज्ञान के लंबे इतिहास का संकेत देते थे। डेविड ने उनकी निगरानी में पैटर्न का पता लगाना शुरू कर दिया,
ताकि उनके पर्यवेक्षकों को चौंका दिया जा सके। एक बरसात की शाम जब वे अपनी छुट्टियों की पुरानी तस्वीरों को देख रहे थे तो उन्होंने बाहर शोरगुल सुना। सावधानी से पर्दों से झांकने पर उन्होंने देखा कि नकाबपोश लोग चुपके से उनके घर की ओर बढ़ रहे हैं। वे घबरा गए और अपने सबूत इकट्ठा करने लगे। अटारी में छिपी फ्लैश ड्राइव, फर्श के नीचे छिपे दस्तावेज। दिल की धड़कनें तेज होने के कारण वे पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए, ठीक उसी समय जब उनके हमलावर सामने के दरवाजे से घुसे। वे बारिश से भीगी सड़कों से गुजरे, गलियों और सुनसान जगहों के बीच से गुजरे। उनकी सांसें उखड़ी हुई थी। मार्कस ने जंगल में एक सुनसान केबिन में एक सुरक्षित घर की व्यवस्था की थी। एक पुराने दोस्त ने उस पर एहसान किया था। कई दिनों तक वे एक देहाती केबिन में एक साथ रहे, झाड़ियों में होने वाली हर सरसराहट, पास की सड़क पर हर गुजरती गाड़ी से डरते हुए। मार्कस कभी कभार आता था, बाहरी दुनिया से आपूर्ति और समाचार लेकर आता था। उसने उन्हें चेतावनी दी कि उनके गायब होने से मीडिया में सनसनी फैल गई है और उनके इरादों और मानसिक संतुलन के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। केबिन के एकांत में डेविड और लॉरा ने अपने भविष्य के बारे में लंबी चर्चा की। क्या वे कभी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट पाएंगे या उन्हें हमेशा भागते हुए जीना ही था, अपने अतीत की छायाओं से हमेशा के लिए पीड़ित। उन्हें एक दूसरे की बाहों में सुकून मिला, सच्चाई को उजागर करने के अपने साझा दृढ़ संकल्प से ताकत मिली, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनका संकल्प और भी दृढ़ होता गया। उन्हें पता था कि वे हमेशा के लिए छिप नहीं सकते, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वे हार नहीं मान सकते। मार्कस के मार्गदर्शन में उन्होंने एक योजना तैयार करना शुरू किया, एक साहसी कदम जो सरकार को उनकी कहानी को स्वीकार करने और उन रहस्यों का सामना करने के लिए मजबूर करेगा जिनकी रक्षा के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। लेकिन उनके दृढ़ संकल्प के पीछे एक डर छिपा हुआ था। क्या होगा अगर सच्चाई की उनकी खोज सिर्फ और ज्यादा अंधकार की ओर ले जाए? क्या होगा अगर अदृश्य खतरे उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हों? जब वे छिपने से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, तो उन्होंने खुद को अंतिम मुकाबले के लिए तैयार किया, यह जानते हुए कि उनका अगला कदम या तो उनके समय की सबसे बड़ी साजिश को उजागर कर सकता है या उनके भाग्य को हमेशा के लिए सील कर सकता है। अध्याय 9, छाया में मित्र राष्ट्र। डेविड और लॉरा मिलर ने खुद को एक चौराहे पर पाया। जनता के सामने उनके खुलासे पर अविश्वास और संदेह की आंधी चली, जिसे मीडिया की जांच और सरकारी खंडन की बौछार ने और बढ़ा दिया। जब वे इस अराजक परिणाम से गुजर रहे थे, तो उन्हें यकीन नहीं था कि किस पर भरोसा किया जाए। एक अप्रत्याशित दिशा से उम्मीद की एक किरण उभरी, गोपनीयता की छाया जहां सहयोगी इंतजार कर रहे थे। मार्कस ग्रांट, एक पूर्व खुफिया अधिकारी जो अब मुखबिर बन गया है, दूर से मिलर्स की स्थिति पर चुपचाप नजर रख रहा था। सरकार के गुप्त अभियानों से उसका मोहभंग हो गया था, जिसके कारण वह वर्गीकृत रहस्यों से चुप रहने वालों के लिए न्याय की मांग करने लगा था। मार्कस ने विभिन्न यूएफओ मुठभेड़ों को सरकारी कवर अप से जोड़ने वाले साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक एकत्र किया था और मिलर्स के मामले ने उसे प्रभावित किया। यह एक ठंडी शरद ऋतु की शाम थी जब मार्कस ने आखिरकार उनसे संपर्क किया। लॉरा के एन्क्रिप्टेड ईमेल अकाउंट पर एक गुप्त संदेश दिखाई दिया, जिसमें उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक अज्ञात कैफे में अंधेरे की आड़ में मिलने के लिए कहा गया था। सतर्क आशावाद के साथ डेविड और लॉरा सहमत हुए। उनके दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहे थे। कैफे में हल्की रोशनी थी, पृष्ठभूमि में हल्का जैज संगीत बज रहा था, जो उनकी गुप्त बैठक की तीव्रता के बिल्कुल विपरीत था। मार्कस एकांत कोने में बैठा था। उसका व्यवहार शांत था, लेकिन उसकी आंखें उद्देश्यपूर्ण थी।
उसने सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी क्योंकि वह उन साजिशों के धागों को सुलझाना शुरू कर रहा था जिसने उन्हें फंसाया था। इसमें आप अकेले नहीं हैं, मार्कस ने सावधानीपूर्वक चुने गए शब्दों में कहा। ऐसे और भी लोग हैं जो आपकी कहानी पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने धोखे की परतों के नीचे दबी सच्चाई की झलक देखी है। कॉफी के गर्म प्यालों के साथ मार्कस ने दस्तावेज और रिकॉर्डिंग साझा की। एन्क्रिप्टेड चैनलों से इंटरसेप्ट की गई बातचीत के अंश, सेना के भीतर मुखबिरों द्वारा लिए गए अज्ञात विमानों के फोटो तथा उन अंदरूनी लोगों की गवाही जिन्होंने सरकार की सावधानीपूर्वक तैयार की गई कहानी के परे की सच्चाई को उजागर करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हम इन ऑपरेशनों पर वर्षों से नजर रख रहे हैं, मार्कस ने अपनी नजर को स्थिर रखते हुए बताया। यूएफओ में सरकार की दिलचस्पी सिर्फ निष्क्रिय अवलोकन तक सीमित नहीं है। वे इन संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं और ऐसे किसी भी सबूत को छुपा रहे हैं जो कहानी पर उनके नियंत्रण को खतरे में डालता है। डेविड ने ध्यान से सुना। जैसे जैसे सबूतों का हर टुकड़ा उनके अपने दर्दनाक अनुभव की पुष्टि करता गया, उसका संदेह कम होता गया। लॉरा, जो आम तौर पर दोनों में से ज्यादा सतर्क थी, ने नए सिरे से उद्देश्य की भावना के साथ साथ औचित्य की भावना का अनुभव किया। वे अब जंगल में चिल्लाने वाली अलग-थलग आवाजें नहीं थी। उन्हें ऐसे साथी मिल गए थे जो उनकी परीक्षा की गंभीरता को समझते थे। जैसे जैसे रात बीतती गई, फुसफुसाती बातचीत में योजनाएं बनती गई। मार्कस ने अपने नए गठबंधन का लाभ उठाने के लिए एक रणनीति की रूपरेखा तैयार की, एक ऐसी रणनीति जिसमें विश्वसनीय मीडिया चैनलों के माध्यम से महत्वपूर्ण सबूतों को उजागर करना, सहानुभूति रखने वाले सांसदों से समर्थन जुटाना और अलौकिक मुठभेड़ों पर सरकार के आधिकारिक रुख को रणनीतिक रूप से चुनौती देना शामिल था। मार्कस ने गंभीर स्वर में चेतावनी देते हुए कहा, हमें रणनीतिक होना चाहिए। हमारे खिलाफ खड़ी ताकतें बहुत बड़ी हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा दरारों से फिसलकर निकल जाती है, खासकर तब जब उसे सबूतों और साहस का समर्थन प्राप्त हो। मिलर्स ने सहमति में सिर हिलाया। मार्कस के दृढ़ विश्वास और अब उनके कंधों पर पड़ी जिम्मेदारी के भार से उनका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। वे जानते थे कि आगे का रास्ता खतरे और अनिश्चितता से भरा होगा, लेकिन वे यह भी जानते थे कि वे पीछे नहीं हट सकते। उनकी यात्रा, जो कभी भय और संदेह में लिपटी हुई थी, ने एक नया मोड़ ले लिया था। न्याय, पारदर्शिता और सत्य की खोज की ओर एक मोड़। उस रात जब वे कैफे से बाहर निकले, तो उनके पीछे छायाएं लंबी होती जा रही थी। डेविड ने लॉरा की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक नया दृढ़ संकल्प उभर आया। हम अकेले नहीं हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मार्कस के पहले के आश्वासन को दोहराते हुए। अब हमारे पास सहयोगी हैं और साथ मिलकर हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिन्हें उन्होंने दफनाने की इतनी कोशिश की थी। और शरद ऋतु की ठंडी हवा में उन शब्दों के साथ वे अपनी यात्रा के अगले चरण पर चल पड़े। एक ऐसा गठबंधन जो छाया में बना था, जो गोपनीयता और धोखे के सामने रहस्योद्घाटन की साझा खोज से बंधा था। अध्याय 10, सच्चाई का खुलासा। रात उमस भरी और तनावपूर्ण थी क्योंकि डेविड और लॉरा मिलर, एजेंट थॉमस कार्टर और मार्कस ग्रांट के साथ शहर के बाहरी इलाके में एक मंद रोशनी वाले अस्पष्ट गोदाम में पहुंच गए। हवा में उत्सुकता और सार्वजनिक होने वाले खुलासों का भार था। कमरा मुट्ठी भर पत्रकारों से भरा हुआ था, जिन्हें उनकी ईमानदारी और विवेक के लिए चुना गया था, जो इस महत्वपूर्ण अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मार्कस ग्रांट, जो पूर्व खुफिया अधिकारी थे और अब मुखबिर बन गए हैं, छोटे से दर्शकों के सामने खड़े थे। स्थिति की गंभीरता के बावजूद उनकी आवाज स्थिर थी। देवियों और सज्जनों, उन्होंने शुरू किया, यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। आज
हम आपके सामने ऐसे सबूत पेश करने जा रहे हैं जो दशकों से जनता से छिपाए गए हैं। डेविड के बगल में खड़ी लॉरा को चिंता और राहत का मिलाजुला एहसास हुआ। यह वह क्षण था जिसके लिए वे तैयारी कर रहे थे, आम नागरिकों से अनिच्छुक मुखबिरों तक की उनकी यात्रा की परिणति। एजेंट कार्टर दृढ़ता से खड़ा था, उसकी नजर पत्रकारों और मिलर्स के बीच घूम रही थी। वह जानता था कि यह पल उसके करियर और शायद उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, लेकिन वह उनके उद्देश्य की सहीता के बारे में आश्वस्त था। डेविड आगे बढ़े। उनके हाथ में एक फोल्डर था जिसमें ऐसे दस्तावेज थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल की नींव हिला सकते थे। सालों से उन्होंने स्पष्ट और अटल आवाज में कहा, मेरी पत्नी और मुझे उपहास का पात्र बनाया गया और खारिज किया गया। लेकिन आज हम आपके सामने किसी धोखे के शिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चाई के गवाह के रूप में खड़े हैं जिसे व्यवस्थित रूप से दबा दिया गया है। लॉरा ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थी, किसी भी संदेह या अविश्वास के संकेत की तलाश में। सम्मोहन के तहत उसने कहा, उसकी आवाज में भावनाएं थी। हमें अपने अपहरण की ज्वलंत यादें याद आईं। यादें जो श्री ग्रांट द्वारा हमें प्रदान किए गए वर्गीकृत दस्तावेजों द्वारा पुष्टि की गई थी। मार्कस ग्रांट आगे बढ़े। उनका व्यवहार गंभीर लेकिन दृढ़ था। उन्होंने एक मोटी फाइल को पकड़ते हुए कहा, ये दस्तावेज 1940 के दशक से लेकर अब तक की एलियन प्राणियों के साथ मुठभेड़ों का विवरण देते हैं। वे बिना किसी संदेह के साबित करते हैं कि हमारी सरकार को इन घटनाओं के बारे में पता था और उन्होंने इन्हें जनता से छिपाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। पत्रकारों ने एक दूसरे को देखा। उनकी कलम नोटबुक पर टिकी हुई थी, हर शब्द को पकड़ने के लिए तैयार। हवा में सवाल उड़ रहे थे जो दशकों से टाले जा रहे जवाबों की मांग कर रहे थे। एजेंट कार्टर आगे बढ़े और पत्रकारों को शांत भाव से संबोधित किया। उन्होंने स्वीकार किया, मुझे मिलर मामले की जांच का काम सौंपा गया था। उनकी आवाज में वर्षों की गोपनीयता का भार था। शुरू में मुझे संदेह हुआ, लेकिन जल्द ही मैंने वर्गीकृत फाइलों का एक नेटवर्क खोज निकाला जो उनके बयान की पुष्टि करता था। उन्होंने कुछ देर रुककर अपने वक्तव्य की गंभीरता को समझा। उन्होंने आगे कहा, आज हम जो कुछ बता रहे हैं वह केवल मिलर्स या उनके अनुभव के बारे में नहीं है। यह एक बड़ी सच्चाई के बारे में है जो इस देश के हर नागरिक को प्रभावित करती है। ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सच्चाई और इसे छिपाने के लिए हमारी सरकार ने किस हद तक प्रयास किया है। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि पत्रकार यह समझ रहे थे कि उन्हें क्या बताया जा रहा है। कैमरे क्लिक कर रहे थे और डेविड और लॉरा मिलर, एजेंट कार्टर और मार्कस ग्रांट के हावभाव कैद हो रहे थे। हर चेहरा यथास्थिति को चुनौती देने के लिए आवश्यक साहस और दृढ़ विश्वास का प्रमाण था। आने वाले घंटों में पत्रकारों ने दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया, उन्हें ऐतिहासिक घटनाओं और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के साथ क्रॉस रेफरेंस किया। यह खबर देर रात को सामने आई, जो समाचार आउटलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गई। षड्यंत्र सिद्धांतकारों और संशयवादियों ने निहितार्थों पर बहस की, जबकि सरकारी अधिकारी प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। डेविड और लॉरा मिलर के लिए इसके बाद साक्षात्कारों, सार्वजनिक प्रस्तुतियों और संशयवादियों और खंडनकर्ताओं के नए हमलों का दौर शुरू हो गया। फिर भी अराजकता के बीच उन्हें औचित्य और उद्देश्य की भावना मिली। आम नागरिकों से मुखबिर बनने की उनकी यात्रा ने पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में वैश्विक चर्चा को जन्म दिया। एजेंट कार्टर, जिसे अब कुछ लोग हीरो और अपनी ही एजेंसी के कुछ लोग गद्दार मानते हैं, को जांच और आंतरिक जांच का सामना करना पड़ा। फिर भी वह अपने इस विश्वास पर अडिग रहा कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए, चाहे इसके लिए उसे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े या नहीं। मार्कस ग्रांट ने पर्दे के पीछे से अपना काम जारी रखा
और आगे के रहस्यों को उजागर किया तथा पूर्ण प्रकटीकरण की वकालत की। मिलर्स और एजेंट कार्टर के साथ उनका गठबंधन मजबूत होता गया, जो सच्चाई को उजागर करने की उनकी साझा प्रतिबद्धता से बंधा हुआ था। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, इन खुलासों ने दुनिया भर में यूएफओ के देखे जाने और एलियन मुठभेड़ों में नई दिलचस्पी जगाई। सरकारों पर वर्गीकृत जानकारी का खुलासा करने का दबाव बढ़ रहा था, जिसके कारण अभूतपूर्व पारदर्शिता पहल और नए सिरे से वैज्ञानिक जांच शुरू हुई। मिलर का मामला बदलाव का उत्प्रेरक बन गया, जिसने जड़ जमाए हुए विश्वासों को चुनौती दी और अन्वेषण के नए आयाम खोले। उनकी कहानी अनगिनत अन्य लोगों को भी प्रभावित करती है, जिन्होंने ऐसी ही घटनाओं का अनुभव किया था, लेकिन वे खुलकर बोलने से डरते थे। साक्षात्कारों और सार्वजनिक प्रस्तुतियों के बीच के शांत क्षणों में डेविड और लॉरा ने अपनी यात्रा पर विचार किया, सड़क के एक सुनसान हिस्से पर एक संयोगवश हुई मुलाकात से लेकर सच्चाई और प्रकटीकरण के लिए एक वैश्विक आंदोलन तक। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। उनकी मासूमियत खो गई थी, लेकिन उसकी जगह एक उद्देश्य की भावना ने ले ली थी जो उनकी व्यक्तिगत कहानी से परे थी। जब वे रात्रि के आकाश की ओर देखते थे, तो वे सोचते थे कि तारों के बीच और कौन से रहस्य छिपे हैं, जो सत्य की खोज करने वाले साहसी लोगों द्वारा उजागर किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अध्याय 11, सार्वजनिक रहस्योद्घाटन। वाशिंगटन डीसी के एक प्रतिष्ठित होटल के भव्य सम्मेलन हॉल में सम्मेलन कक्ष में पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और उत्सुक दर्शकों की सीटों पर भीड़ उमड़ पड़ी। कैमरे बीच बीच में चमक रहे थे, जो माइक्रोफोन से सजी एक लंबी मेज पर बैठे डेविड और लॉरा मिलर के घबराए हुए चेहरों को कैद कर रहे थे। एजेंट थॉमस कार्टर उनके बगल में गंभीरता से खड़ा था। उसके व्यवहार से दृढ़ संकल्प और आशंका दोनों झलक रहे थे। अनुभवी मुखबिर मार्कस ग्रांट पास की एक दीवार के सहारे झुके हुए थे और संतुष्टि और चिंता के मिश्रण के साथ दृश्य को देख रहे थे। डेविड ने लॉरा की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे आश्वस्त किया। वे न्यू हैम्पशायर की शांत पहाड़ियों से बहुत दूर आ गए थे, जहां एक घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। अब वे दुनिया के सामने सच्चाई उजागर करने वाले थे। जब एक प्रमुख पत्रकार मंच पर आए तो कमरे में सन्नाटा छा गया। देवियों और सज्जनों, उन्होंने माइक्रोफोन से अपनी आवाज को और तेज करते हुए कहा, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम इतिहास के एक असाधारण क्षण को देखने के लिए यहाँ हैं। एक ऐसा क्षण जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। उन्होंने नाटकीय प्रभाव के लिए विराम लिया, जिससे कमरे में तनाव बढ़ गया। कृपया डेविड और लॉरा मिलर का स्वागत करने में मेरे साथ शामिल हों, जो एक मुठभेड़ के अपने दर्दनाक विवरण को साझा करेंगे जो हमारी ज्ञात वास्तविकता से परे है। डेविड और लॉरा दर्शकों की ओर मुंह करके खड़े हुए तो पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। लॉरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें कमरे को देख रही थी, अजनबियों के बीच परिचित चेहरे ढूंढ रही थी। धन्यवाद, उसने शुरू किया। उसकी आवाज स्थिर थी लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। हम आज आपके सामने पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना के गवाह के रूप में खड़े हैं जिसने हमेशा के लिए हमारी धारणा को बदल दिया है कि क्या संभव है। डेविड ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। 22 जून 2019 की रात को व्हाइट माउंटेन से गुजरते हुए लॉरा और मैंने एक ऐसा यान देखा जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। यह हमारे ऊपर चुपचाप मंडरा रहा था, एक नरम स्पंदित प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था जिसने हमें भय और विस्मय दोनों से भर दिया। उन्होंने सम्मोहन के तहत उनके अपहरण का विवरण सुनाया। ठंडी जांच की मेज, बड़ी काली आंखों वाले प्राणी और उनके आतंक के बावजूद उन पर छाई शांति की अकथनीय भावना। लॉरा ने विदेशी प्राणियों के बारे में सजीव वर्णन किया।
उनकी हरकतें सटीक और व्यवस्थित थीं, मानो वे कोई वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हों। एजेंट कार्टर आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति ने सबका ध्यान आकर्षित किया। सरकार के लिए एक जांचकर्ता के रूप में मुझे शुरू में उनके दावों पर संदेह था। उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज हॉल में गूंज रही थी। लेकिन हमने जो सबूत खोजे, जिसमें दशकों पुराने वर्गीकृत दस्तावेज शामिल हैं, वे डेविड और लॉरा के बयान की पुष्टि करते हैं। हम कुछ समय से एलियंस के आने के बारे में जानते हैं। पत्रकारों द्वारा तेजी से नोट्स लिखने और तस्वीरें खींचने के दौरान कमरे में चारों ओर अवाक ध्वनि गूंज रही थी। इस रहस्योद्घाटन की गंभीरता ने दशकों के आधिकारिक खंडन और संदेह को चुनौती देते हुए हवा में भारी रूप से लटका दिया। मार्कस ग्रांट आगे बढ़े। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर लेकिन दृढ़ थी। सरकार ने सच्चाई को दबाने के लिए गलत सूचना का अभियान चलाया है, उन्होंने तनाव को चीरते हुए अपनी आवाज में कहा। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। हम पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हैं। दर्शकों की ओर से सवालों की झड़ी लग गई। पत्रकार विस्तृत जानकारी के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निहितार्थों के बारे में पूछ रहे थे और डेविड और लॉरा पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव की जांच कर रहे थे। मिलर्स ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अडिग ईमानदारी के साथ दिया। उनके शब्दों के भावनात्मक भार के बावजूद उनकी आवाज स्थिर थी। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने को आई, डेविड और लॉरा एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़े हुए खड़े हो गए। वे अब सिर्फ गवाह नहीं रह गए थे, वे समझ और खोज के एक नए युग के उत्प्रेरक बन गए थे। एजेंट कार्टर और मार्कस ग्रांट उनके साथ खड़े थे और सत्य की खोज में एक अप्रत्याशित गठबंधन बना रहे थे। कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर दुनिया भर में लोग हैरानी और अविश्वास से देख रहे थे, क्योंकि मिलर्स के खुलासे की खबर जंगल में आग की तरह फैल रही थी। टेलीविजन स्क्रीन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस छिड़ गई, जिससे अस्तित्व की प्रकृति और मानव ज्ञान की सीमाओं के बारे में बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद के दिनों और हफ्तों में और भी गवाह सामने आए और उन्होंने अलौकिक प्राणियों के साथ अपनी मुठभेड़ों के बारे में बताया। दुनिया भर की सरकारों पर वर्गीकृत जानकारी का खुलासा करने का दबाव डाला गया, जिससे अभूतपूर्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पारदर्शिता आई। डेविड और लॉरा लोगों की नजरों से दूर चले गए और एक बार फिर न्यू हैम्पशायर की शांत पहाड़ियों में सुकून की तलाश करने लगे। इस मुठभेड़ ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था, लेकिन उन्हें यह जानकर सुकून मिला कि उनके साहस ने मानव इतिहास में एक नए अध्याय का मार्ग प्रशस्त किया है। एक ऐसा अध्याय जहां रहस्यों का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा था और एक ऐसा ब्रह्मांड सामने आ रहा था जो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमय था। और जब वे साफ रातों में तारों से जगमगाते आकाश को देखते, तो वे यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाते कि अनगिनत तारों के बीच और कौन से रहस्य छिपे हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अध्याय 12 परिणाम। डेविड और लॉरा मिलर के लिए उनके रहस्योद्घाटन के बाद का घटनाक्रम बहुत ही उथल-पुथल भरा था। उन्होंने पाया कि वे कुछ लोगों के लिए नायक बन गए हैं और कुछ के लिए निशाना बन गए हैं। विश्वासियों और उत्सुक दर्शकों से मिले शुरुआती समर्थन के बावजूद मिलर्स को जल्द ही एहसास हो गया कि उनका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अपने सार्वजनिक खुलासे के महीनों बाद मिलर्स ने लोगों की नजरों से दूर होकर व्हाइट माउंटेन के भीतर एक सुदूर केबिन में आराम की तलाश की। आसपास की शांति उनके जीवन में व्याप्त अराजकता के बिल्कुल विपरीत थी। डेविड, जो कभी एक दृढ़ और व्यावहारिक डाक कर्मचारी था, अब चिंता और अनिद्रा के दौर से जूझ रहा था। उनके अनुभवों का भार और निरंतर जांच ने उन पर भारी असर डाला, जिससे उन्हें अपने मुठभेड़ की यादों और संशयवादियों और सरकारी वफादारों की निरंतर प्रतिक्रिया ने परेशान कर दिया। लॉरा हमेशा दृढ़ निश्चय और न्याय की गहरी जरूरत से प्रेरित होकर विपरीत परिस्थितियों में उनकी आवाज बनी।
उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही की वकालत करना जारी रखा, भले ही वह खुद अपने भीतर की उथल-पुथल से जूझ रही थी। सच्चाई को उजागर करने का उनका संकल्प अटल रहा, साथ ही अनुभवकर्ताओं के समर्थन से जो अपनी कहानियों के साथ आगे आए। एजेंट थॉमस कार्टर और मार्कस ग्रांट के साथ मिलकर लॉरा ने अथक परिश्रम से सबूतों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा, जो उनके दावों को और पुष्ट करते हैं, भले ही उन्हें बदनाम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हों। हालांकि धमकियां बंद नहीं हुईं। रात के अंधेरे में गुमनाम फोन कॉल, उनके दरवाजे पर छोड़े गए गुप्त संदेश और छाया में छिपे संदिग्ध वाहन मिलर्स के लिए एक भयावह वास्तविकता बन गए। यह स्पष्ट था कि शक्तिशाली ताकतें उन्हें चुप कराने पर आमादा थी, उन्हें और भी अलग-थलग करने पर। फिर भी प्रत्येक धमकी के साथ उनका संकल्प मजबूत होता गया, इस ज्ञान से प्रेरित होकर कि उनके पास दशकों की गोपनीयता और धोखे को उजागर करने की कुंजी है। एजेंट थॉमस कार्टर, जो कवर अप में अपनी खुद की संलिप्तता से परेशान था, एक नैतिक दुविधा से जूझ रहा था जो उसे खा जाने की धमकी दे रही थी। संदेहवादी से सहयोगी बनने की उसकी यात्रा आंतरिक संघर्ष और पेशेवर जोखिम से भरी हुई थी। जैसे जैसे वह वर्गीकृत फाइलों और गुप्त संचालनों की भूल भुलैया में गहराई से उतरता गया, कार्टर ने परेशान करने वाली सच्चाइयों को उजागर किया, जिसने उस एजेंसी के प्रति उसकी निष्ठा का परीक्षण किया, जिसकी रक्षा करने की उसने एक बार शपथ ली थी। मिलर्स और मार्कस ग्रांट के साथ उसका गठबंधन अंधेरे में डूबी दुनिया में उम्मीद की एक नाजुक किरण बन गया। चुनौतियों के बावजूद सत्य की खोज जारी रही। डेविड और लॉरा ने खुद को मुखबिरों और सत्य साधकों के वैश्विक नेटवर्क में खींचा, जिनमें से प्रत्येक के पास पहेली का अपना टुकड़ा था। मंद रोशनी वाले कमरों में बैठकें, एन्क्रिप्टेड संचार और गुप्त आदान प्रदान उनकी नई वास्तविकता बन गए, क्योंकि वे षड्यंत्र और साजिश के खतरनाक पानी में आगे बढ़ रहे थे। उनकी यात्रा उन्हें दूर दराज के चौकियों से सत्ता के गलियारों तक ले गई, जहां गोपनीयता में बनाए गए गठबंधनों में रहस्योद्घाटन या बर्बादी का वादा था। वर्षों बीत गए और मिलर्स की कहानी बदलाव के लिए उत्प्रेरक बन गई। इस खुलासे ने दुनिया भर की सरकारों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने वाले एक वैश्विक आंदोलन को प्रज्वलित किया था। विद्वानों और शोधकर्ताओं ने नए जोश के साथ दशकों पुराने मामलों की फिर से जांच की, मुठभेड़ों की एक ऐसी कहानी को उजागर किया जो पारंपरिक व्याख्या को चुनौती देती थी। डेविड और लॉरा, जो अब यूफोलॉजी के क्षेत्र में वरिष्ठ राजनेता हैं, उन लोगों के लिए वकालत करना जारी रखते हैं जिनकी आवाजें डर और अविश्वास से दबा दी गई थी। अपने पहाड़ी रिट्रीट के शांत एकांत में डेविड और लॉरा मिलर ने उस उथल-पुथल भरी यात्रा पर विचार किया जिसने उनके जीवन को परिभाषित किया था। उनके कष्टों के निशान अभी भी उनकी आत्माओं में मानव आत्मा की दृढ़ता के प्रमाण के रूप में अंकित हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबता है, उबड़-खाबड़ परिदृश्य पर एक सुनहरा रंग बिखेरता है, उन्हें यह जानकर सांत्वना मिलती है कि उनके बलिदान ने एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है जहां सत्य, चाहे कितना भी मायावी क्यों न हो, फिर कभी चुप नहीं रहेगा। उपसंहार। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, जब मिलर्स शांत झील के किनारे अपने केबिन के बरामदे पर बैठे थे, जंगल में सन्नाटा छा गया। रात में घूमने वाले जीवों का सामान्य कोलाहल शांत हो गया और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। सहज रूप से वे सितारों से भरे आकाश की ओर देखते हैं, किसी भी हलचल के संकेत के लिए स्कैन करते हैं। अचानक उनके ठीक ऊपर आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है, एक चमकदार डिस्क के आकार का यान, जो उस यान से बहुत मिलता जुलता है जिसने सालों पहले उनकी जिंदगी बदल दी थी। उनके आसपास की हवा बिजली की तरह चमकती है और वे खुद को मंत्रमुग्ध पाते हैं और मंत्रमुग्ध कर देने वाले तमाशे से नजरें नहीं हटा पाते। एक क्षण के लिए समय रुका हुआ लगता है।
यान चुपचाप मंडराता है, ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में एक मूक प्रहरी की तरह लटका हुआ। फिर जैसे ही यह अचानक दिखाई दिया, यह रात के आसमान में सांस रोक देने वाली गति से उड़ जाता है, अपने पीछे केवल एक चमक और अनुत्तरित प्रश्नों की एक श्रृंखला छोड़ जाता है। जैसे जैसे मुठभेड़ की गूंज रात में फीकी पड़ती जाती है, डेविड और लॉरा एक दूसरे को जानने वाली नजर से देखते हैं। जो कुछ भी उन्होंने सहा है और जिस पर काबू पाया है, उसकी एक मौन स्वीकृति। यह घटना उनके इस विश्वास की पुष्टि करती है कि वे ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, कि अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाया जाना बाकी है। वे एक दूसरे को करीब से थामे रहते हैं, अपनी साझा यात्रा में आराम पाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों के माध्यम से एक अटूट बंधन बनाते हैं। केबिन, जो कभी अराजकता से शरण स्थल था, अब उनके लचीलेपन और सत्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। अपने अभयारण्य के शांत एकांत में डेविड और लॉरा मिलर सितारों को देखते हैं। उनके दिल आश्चर्य और शांत संकल्प से भरे हुए हैं। वे जानते हैं कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, कि ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य छिपे हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। और जैसे ही वे सोने के लिए चले जाते हैं, कोमल रात की गोद में उन्हें इस ज्ञान से सुकून मिलता है कि उन्होंने छाया को चुनौती देने और परे छिपी सच्चाइयों को उजागर करने का साहस किया है। समाप्त। हमारे पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपने भूतों, पौराणिक प्राणियों और शहरी किंवदंतियों की हमारी खोज का आनंद लिया, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अधिक रोमांचक एपिसोड के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अगली बार तक मेरे प्रिय श्रोताओं,